नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। इससे पहले हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं आधा हिस्सा, और आधे हिस्सा आज पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। और हम शुरू करने वाले हैं सांप्रदायिक निर्णय एवं महात्मा गांधी का आमरण अनशन तथा पूर्ण समझौता। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे आपको नॉलेज मिलेगा और महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से केवल अकेले प्रतिनिधि थे। इसमें अनेक पिट्ठू, राजे रजवाड़े, उद्योगपति, जमींदार तथा अनेक अवसरवादी नेता एवं विभिन्न संकुचित हितों के हिमायती लोगों ने भाग लिया। महात्मा गांधी अपने को इससे अलग थलग मानने लगे। निराशापूर्ण परिस्थिति देखते हुए महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौट आए। उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी पृष्ठभूमि में 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसे सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार मुसलमान, ईसाई, सिखों एवं हरिजनों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मराठों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत को अनेक भागों में बांटने की यह सुनियोजित चाल थी। महात्मा गांधी ने इसका प्रबल विरोध किया तथा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अप्रभावित रहे तथा उन्होंने महात्मा गांधी की मौत की परवाह नहीं की। अंततः डॉक्टर अंबेडकर तथा राजाजी के बीच वार्ता हुई तथा पूना समझौता किया गया, जिसे सरकार ने भी स्वीकार किया। हरिजनों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इसके अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था को लागू किया गया तथा प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1935 अधिनियम की आलोचना की गई। पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने प्रबल विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह दोगली संघ व्यवस्था थी। उन्होंने इसे अबस्टर्ड फेडरलिज्म की संज्ञा दी। फिर साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। महात्मा गांधी ने सरकार से नीति स्पष्ट करने को कहा तथा पूछा, भारत को स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्यक्रम है। तो अनुत्तरित होने पर उन्होंने कहा कि भारत साम्राज्यवादी ताकत को मजबूत करने वाले युद्ध में समर्थन नहीं दे सकता। यानी जब 1939 आता है तो उसी दौरान विश्व युद्ध छिड़ जाता है। और इधर स्वतंत्रता की तैयारी के लिए महात्मा गांधी ने सरकार से स्पष्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसकी मंशा आज़ादी देने की नहीं थी और वह अनुत्तरित हुए और बोले, साम्राज्यवादी ताकत को मजबूती करने वाले युद्ध में समर्थन हम नहीं दे सकते। इसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1944 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। दमन का चक्र फिर चल पड़ा। पूरे देश में असंतोष का ज्वार बढ़ रहा था। लॉर्ड लेनिथर्गो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी के अनुसार उक्त प्रस्ताव में कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य खाई गहरी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी पराकाष्ठा की ओर अग्रसित हो रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय जगत की स्थिति में ह्रास हो रहा था। दिसंबर 1941 में जापान युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका तथा ब्रिटेन के विरुद्ध तथा उत्तर पूर्व एशिया के देशों की ओर जापानी सेना कूच करने लगी। बर्मा तथा भारत उनका निशाना बन चुका था। फरवरी 1942 में सिंगापुर पराजित हो गया तथा भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। 7 मार्च को रंगून ने दम तोड़ दिया तथा भारत के पूर्वी हिस्से पर भी बम के कुछ टुकड़े गिरे। भारत के महान नगर कलकत्ता में शरणार्थी भागने लगे। लेकिन महात्मा गांधी टस से मस नहीं हुए। उनके अनुसार ब्रिटेन के युद्ध में सहायता केवल एक ही शर्त थी, भारत को स्वाधीनता प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया जाए, तभी भारत उनकी इस युद्ध में सहायता कर सकता है। अब आता है क्रिप्स मिशन योजना। अंततः सर स्टेफर्ड क्रिप्स को प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत भेजा। एक ओर भयानक युद्ध तथा दूसरी ओर भारत के स्वाधीनता की योजना। परिस्थिति के विरोधाभास से योजना के विषय में संदेह हुआ। पहले तो रक्षा के अतिरिक्त अन्य विभागों को भारतीयों के हाथ में सौंपे जाने का प्रावधान किया गया तथा गवर्नर जनरल का संवैधानिक अध्यक्ष बनाने को कहा गया। बाद में इस प्रस्ताव को वापस कर लिया गया। फलतः कांग्रेस को संदेह हो गया। सभी प्रांतों के संघ को घटक बनाना आवश्यक नहीं था। इससे पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति झलकती थी, जिसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। क्रिप्स के अनुसार योजना का 2 ही निष्कर्ष रहा, स्वीकृति या पूर्ण अस्वीकृति। इसमें समझौते या वार्ता की कोई संभावना नहीं थी। प्रस्ताव अपनी मौत मर गया। महात्मा गांधी के अनुसार क्रिप्स योजना पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, ड्रॉ ऑन द क्रैशिंग बैंक रही। ऐसी भयावह स्थिति में महात्मा गांधी ने सूझबूझ से काम लिया। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। व्यापक रूप से जन आंदोलन आरंभ हुआ। अहिंसात्मक विधि से ब्रिटिश सरकार अपने वास्तविक बर्बर रूप में आई। गोलियां चलीं, जेल भर गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बर्बर रूप से रौंदा गया। परंतु गांधी जी के नेतृत्व में भारत की जनता उठ खड़ी हुई। प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया। स्वतंत्रता की ऊंचा झलक रही थी। परंतु 6 मई 1944 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बुलंद कर दी। गांधी जी द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध थे, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संबंध में कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। विचित्र स्थिति रही। महात्मा गांधी जी ने कहा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन में सरकार बदली। क्लीमेंट एटली समाजवादी सरकार के प्रधानमंत्री बने। उन्हें भारत की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भेजा गया। सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई का दिन घोषित किया। अल्पसंख्यक निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, उनका घर फूंका गया तथा उनकी इज्जत लूटी गई और औरतों को निर्वस्त्र किया गया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। मुस्लिम लीग ने पहले इसमें भाग नहीं लिया। 13 अक्टूबर 1946 को लीग की 5 सदस्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए। मंत्रिमंडल अगस्त 1947 तक कार्य संचालन किया। अब आता है स्वाधीनता का सूर्य चमका। वह शुभ घड़ी आई। लॉर्ड माउंटबेटन की सत्ता हस्तांतरण का दायित्व सौंपा गया। वह शुभ घड़ी आई। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण का दायित्व सौंपा गया। 24 मार्च 1947 को उनका आगमन नई दिल्ली में हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। 3 जून 1947 को
माउंटबेटन योजना जो है प्रस्तुत की गई। मुस्लिम लीग ने 9 जून 1947 तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 15 जून 1947 को उक्त माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना को स्वीकृत किया। भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु इसका विभाजन हुआ। भरे दिल से इसे स्वीकार किया गया। अंग्रेज़ों की कूटनीति सफल रही, चाहे जो भी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश में उद्घोषित किया, जब सारा विश्व सोता रहेगा, भारत जागेगा। इस सोते हुए सिंह को जगाने का मुख्य कार्य किया महात्मा गांधी ने, जिन्होंने त्याग एवं अपरिग्रह की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जिसका अनुकरण अनेक देशों के लोग आज भी कर रहे हैं तथा उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। विश्व में अनेक रुधिर क्रांतियाँ हुई। देश की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, परंतु भारतीय स्वाधीनता की क्रांति ऐसी क्रांति रही जिसमें कम से कम खून प्रवाहित हुआ। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी की विचारधारा। उक्त पृष्ठभूमि में यह स्वतः सिद्ध है कि भारतीय राष्ट्र के जीवन में महात्मा गांधी ने मौलिक भूमिका अदा की। एक नग्न फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को घुटने टेकने को बाध्य किया। कोटि कोटि जनों की आशा का वह प्रकाश स्तंभ सदैव लोगों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। अब गांधीवाद क्या है? गांधीवाद सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। गांधीवाद साम्यवाद के विकल्प के रूप में राजनैतिक क्षितिज पर अवतरित हुआ। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मूल्य आधिक्य का सिद्धांत, धर्म को अफीम, साध्य एवं साधन आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उक्त सभी सिद्धांतों को व्यवहार के रूप में देखा गया। साम्यवाद पुष्पित एवं फलित हुआ। विश्व ने लेनिन को देखा, स्टालिन को देखा, रूस के लौह पर्दे को के रूप में देखा, अंततः साम्यवाद के महल को धराशायी होते हुए भी देखा। साम्यवाद की धज्जियां उड़ा दी गईं। चंद बेसतही आलोचनाओं के बावजूद गांधीवाद आज भी अपनी ओर लोगों को बरबस आकृष्ट कर रहा है। महान लेखक एवं विचारक पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार गांधीवाद महात्मा गांधी के जीवन और चरित्र, उनके कार्य एवं सिद्धियों को, उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं को नया स्वरूप प्रदान करता है। गांधीवाद केवल भौतिक समृद्धि को ही मान्यता नहीं प्रदान करता। जीवन में धर्म, कर्तव्य, सत्य एवं प्रेम का अपना पृथक स्थान है। अतः भौतिकवाद व्याख्या मात्र एकांगी है। जीवन, व्यापार अथवा राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए मुख्य समृद्धि की आवश्यकता है, परंतु वह अंतिम नहीं। लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जेल गए, जुर्माना दिया तथा नाना प्रकार की यातनाओं को सहा। आदि उदाहरण इस बात का घोतक है कि केवल अर्थ ही सब कुछ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सभी मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गांधीवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को भी आड़े हाथ लेता है। वर्ग संघर्ष अत्यावश्यक नहीं। संपन्न लोग भी समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना वर्ग संघर्ष के भी धनिकों ने गरीबों को सहयोग प्रदान किया। वेद इस बात की उद्घोषणा करता है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त सकी। 100 हाथ से कमाओ तथा हजारों हाथ से वितरित करो। मतलब 100 हाथ से कमाओ तथा हजारों हाथ से वितरित करो। यदि समाज में 2 ही वर्ग का प्राधान्य हो तो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा।
यह अबाध्य गति से चलता रहेगा, फिर समाज में सुख शांति नहीं होगी। धनिक वर्ग अपने को ट्रस्टी मानना चाहिए। ट्रस्टी को यह मानकर चलना होगा कि वह संपत्ति का स्वामी नहीं, मात्र संरक्षक है। आवश्यकतानुसार अपनी संपत्ति का वितरण वह समाज के लिए स्वेच्छापूर्वक कर दे। तने त्यक्तेन मुज्या मागृध्य कस्य स्वीद धनम के आदर्श को अपनाते हुए गांधीवाद सर्वहित को व्यक्तिगत हितों को समाविष्ट करता है। उसके अनुसार यदि पूंजी शक्ति है तो कार्य भी शक्ति है। उसके अनुसार पूंजी शक्ति है तो कार्य भी शक्ति है। जिस क्षण भी मजदूर अपनी शक्ति को जान जाएगा वह पूंजीपति का दास रहने के बजाय उसका साझेदार बन जाने की स्थिति में आ जाएगा। यह बात महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा हुआ है। साम्यवाद धर्म को अफीम मानता है, परंतु धर्म को इस परिभाषा को गांधीवाद नकारता है। गांधी के राम राज्य का आधार धर्म है। धर्मो रक्षिता रक्षितः, धर्मो रक्षित रक्षितः, लोगों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गांधी ने जो भी कार्य संपन्न किया उसकी पृष्ठभूमि भी धर्म ही मुख्य कसौटी रही। ईश्वर सत्य है तथा सत्य ही ईश्वर है। दैवी शक्ति में गांधीवाद की पूर्ण आस्था है। इसमें आस्तिकता कूट कूट कर भरी है। कार्ल मार्क्स ने धर्म का वास्तविक विवेचना नहीं किया। उनकी पकड़ चंद बाह्य आडंबरों की थी। वास्तविक धर्म आंतरिक होता है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स एवं धर्मः, तथा धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके। फिर धर्म को अफीम मानने का औचित्य ही नहीं है। गांधी का धर्म हर कार्य में समाया हुआ है। धर्म का अर्थ संप्रदायवाद बिल्कुल नहीं। यह धर्म हिंदुत्व, इस्लाम तथा ईसाईयत से है। गांधी जी रूढ़ि तथा अंधविश्वास के विरोधी थे। उन्होंने कहा, मैं किसी ऐसे धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो बुद्धि को न जचे और नैतिकता के विरुद्ध हो। मैं किसी ऐसे धर्म ग्रंथ के वचनों को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देता। यद्यपि महात्मा गांधी कट्टर हिंदू थे, परंतु उनके लिए भी सभी धर्म आदरणीय थे। उनकी प्रार्थना सभाओं में गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी का पाठ नियमित होता था। गांधीवाद में साधन को उतना ही महत्व प्रदान किया गया जितना साध्य को। यदि साधन पवित्र नहीं हो तो साध्य की पवित्रता का कोई औचित्य नहीं। मार्क्सवाद आदर्श राज्य बनने के लिए हिंसा का उपयोग करता है। जब तक रुधिर न प्रवाहित हो क्रांति सफल नहीं होती। रूस में जार से युद्ध में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। गांधी ने सत्याग्रह के मुख्य प्रश्न बनाया। 1922 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सफलता प्राप्त करते हुए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने मात्र इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर अवस्थित एक थाने में 22 पुलिस जनों को जिंदा जला दिया गया है। इस साधन को महात्मा गांधी ने पवित्र नहीं समझा। यद्यपि स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य पवित्र था, उनके अवसर आए जब गांधी जी ने हिंसा पर उतारू भीड़ को आक्रोश को शांत किया या अपने आंदोलन को स्थगित किया। गांधीवाद सत्य एवं अहिंसा पर आधारित राजसत्ता में विश्वास करता है। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, इसका तात्पर्य बहादुरी तथा शूरवीरता से है। अहिंसा चूहों की नहीं होती। केवल नैतिक दृष्टि से बलवान व्यक्ति ही अहिंसा का प्रयोग कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि कायरता तथा हिंसा में विकल्प के रूप में वह हिंसक होना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि अहिंसा सत्य की खोज का आधार है। मैं प्रतिदिन यह अनुभव करता हूँ कि हर खोज व्यर्थ है यदि वह खोज अहिंसा पर आधारित नहीं। किसी व्यवस्था पर प्रहार करना सहज है और कभी कभी आवश्यक भी, किंतु उसकी संरचना करने वाले उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत प्रहार औचित्यपूर्ण है। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना भी एक प्रकार का हिंसा है। अहिंसा का अर्थ मन, वचन, कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना है।
उनकी राष्ट्रभाषा के सिद्धांत को देखते हैं। उक्त अनेक सिद्धांतों के साथ गांधीवाद एक चुनौती के रूप में आया। इसका संबंध व्यवहारवाद से है। आज गांधीवाद की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, परंतु उसके कठिन मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार, मद्य निषेध तथा बेसिक शिक्षा के प्रश्न ऐसे हैं जिनके विषय में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण शुद्ध वैज्ञानिक तथा सही है। लॉर्ड ब्राइट आरके के अनुसार गांधीवाद के सिद्धांत का प्रयोग विश्वव्यापी स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि विनाश से त्राण की इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। सर्वोदय तथा राम राज्य में उनका क्या विचार था। सर्वोदय तथा राम राज्य। महात्मा गांधी ने रास्किन अनटू द लास्ट का गंभीर अध्ययन किया। बैंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद के सिद्धांत के स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत प्रस्थापित किया। अधिकाधिक संख्या को अधिकाधिक लाभ प्रदान करना ही उपयोगितावाद का लक्ष्य है, जबकि महात्मा गांधी के अनुसार सर्वोदय प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा प्रदान करना। जब तक समाज में एक व्यक्ति भी भूखा नंगा रहेगा, आदर्श राज्य नहीं माना जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवते। मतलब सर्वोदय का आधार नैतिक एवं सदाचार पर आधारित समाज के निर्माण का है। सर्वोदय ने राज्य के बल प्रयोग को निषेध किया। मार्क्सवाद के इस कथन का राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा, द स्टेट शैल वेदर अवे, का गांधीवाद भी समर्थन करता है। राज्य द्वारा किए गए दंड व्यवस्था का स्थान नैतिकता एवं धर्म ग्रहण कर लेगा। इस अर्थ में प्रबंधों तथा क्रोपाटिकन द्वारा प्रतिपादित अराजकतावाद सिद्धांत के समीप गांधीवाद को पाया जाता है। इसके अनुसार वही प्रशासन सर्वोत्तम प्रशासन है जो लोगों पर न्यून शासन करे। द गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट विच गवर्नर द लिस्ट। सर्वोदय में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहेगा। गांधी जी के अनुसार शक्ति का जो केंद्र आज दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता आदि नगरों में है, मैं उसको 7 लाख गांव में बांटना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने गांधी जी ने ही पंचायत की जो है व्यवस्था की मांग पहले से ही कर दी थी। तो गांधी जी ने पंचायत व्यवस्था का जीवन पर्यंत समर्थन किया। आज पंचायतों की व्यवस्था को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। संसद एवं राज्य विधानसभाओं ने उनकी वैधानिकता पर अपनी मोहर लगा दी तथा पूरे देशों में पंचायत प्रणाली लागू है। पूरे देश में पंचायत प्रणाली लागू है। देश प्रशासन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होगा। वह ग्राम के लिए, ग्राम वृत्त के लिए तथा वृत्त राष्ट्र के लिए तथा सभी राष्ट्र विश्व के लिए त्याग तथा बलिदान करने को तैयार रहेंगे। इस प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत चरितार्थ होगा। इसका आधार होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अध्यात्मवाद से प्रेरित गांधीवाद राम राज्य की स्थापना पर जोर देता है। राम राज्य एक आदर्श राज्य है। राम राज्य एक आदर्श राज्य है। उपयोगितावाद का अराजकतावाद या साम्यवाद अथवा समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित समाज भौतिक के सन्निकट है, परंतु गांधी जी का सर्वोदय अध्यात्मवाद के बहुत ही निकट है। राज्य को तभी तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक वह हिंसा से दूर है। गांधी जी के अनुसार अगर राज्य का स्वामित्व तो अनिवार्य हो तो भरसक कम से कम राज्य के स्वामित्व की सिफारिश करूँगा। मॉडर्न रिव्यू। गांधी जी के भगवान में अटूट श्रद्धा तथा आस्था थी। उन्होंने रामायण की शिक्षा प्रारंभ में ली। दैनिक प्रार्थना सभा में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान का प्रिय भजन सम्मिलित रहा था। यह संयोग की बात है कि वक्ष स्थल में गोली लगने पर भी महात्मा गांधी जी के मुख से हे राम शब्द ही अंतिम शब्द निकला था। उनका जीवन राममय था, तभी से राम राज्य की स्थापित ही उनका अंतिम लक्ष्य था, जिसका आधार सर्वोदय था। ऐसे समाज में दैहिक दैविक भौतिक कष्ट हेतु कोई स्थान नहीं था। भला ऐसा राम राज्य को कौन नहीं चाहेगा। उनकी आर्थिक विचारधारा क्या थी। तो महात्मा गांधी का आर्थिक सिद्धांत गीता एवं उपनिषद
कि उन मान्यताओं पर आधारित है जिसके अनुसार मागृध कस्वित धनम स्वीकृत किया गया। दूसरों के धन ग्रहण का लालच नहीं करना चाहिए, अथवा जो बिना दूसरों को खिलाए अपने ही खाता है वह चोर है। उनका यह विचार था। दैत्यार्थ नम प्रदा बहिभ्यम यो भुज्यन्ते स्तेन एव सह, यानी कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करना उचित नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही ग्रहण करें, आवश्यकता से ज़्यादा ग्रहण करना सही नहीं है। महात्मा गांधी श्रम तथा पूंजी के सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। उनके अनुसार पूंजीपति को श्रमिक का शोषण नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ श्रमिकों को अपना अधिक मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरह मजदूर मालिक के मध्य परस्पर प्रेम तथा सद्भाव रहना चाहिए। कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से देश को आर्थिक संपन्नता प्राप्त कराई जा सकती है। इसी क्रम में उन्होंने खादी एवं चरखे को महत्व प्रदान किया तथा हर एक की अपेक्षा की कि वह चरखा तकली चलाए, इसके स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी। गांधी ने केवल आर्थिक संपन्नता का प्रतीक अपितु यह एक दर्शन है। इससे असंख्य दिनों दलितों दरिद्र नारायण की सेवा की जा सकती है। कविवर सुमित्रानंद पंत के शब्दों में, नग्न गात यदि भारत माँ का, नग्न गात यदि भारत माँ का, तो खादी समृद्धि की राका, तो खादी समृद्ध की राका, हरो देश की निर्धनता का, तम 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 भ्रम भ्रम भ्रम। तो यह कथन जो है सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था। गांधीवाद ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन करता है। मालिक ट्रस्टी है, वह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संरक्षक है। ट्रस्टी का उत्तराधिकार जनता है, नर नारायण उसका उत्तरदायी ही है। यदि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मान लिया जाए तो फिर पूंजी तथा श्रम का संघर्ष समाप्त हो जाए। विडंबना है कि लोग इस पवित्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाए। आज भी ऊंची अट्टालिकाएं तथा झोपड़ी विलासिता में पलने वाले मुट्ठी भर लोग तथा 2 जून भरपेट अन्न के लिए तड़पने वाले लोग समाज में दिखाई देते हैं। सबई भूमि गोपाल की का नारा अनसुना रह गया। गांधी जी ने अपरिग्रह को स्वीकार, वस्त्र के नाम पर मात्र लंगोटी धारण किया, भोजन जीने के लिए किया। काश हम उन सिद्धांतों को अपना लेते। सार्वजनिक जीवन में एक एक पैसे का सदुपयोग पर उन्होंने जोर दिया। सार्वजनिक पैसे का उपयोग सोम की तरह करना चाहिए। उस महान व्यवहारवादी मानव के सिद्धांतों के अनसुना कर हमने जो अकल्याण किया है उसको आगे आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी। और तो जाने दे। महात्मा गांधी के नाम को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के निमित्त भुनाने वाले उन्हीं के तथाकथित अनुयायी किस तरह भौतिक सुखों के संग्रह के लिए पशुवत व्यवहार करने पर तुले हैं, हमें लज्जाजनक स्थिति में ला खड़ा कर देता है। दिन रात पर्यावरण को दूषित करने वाले बड़े उद्योगों की चिमनियाँ धुआं तो उगलती ही हैं, आर्थिक संतुलन को भी नष्ट कर रही हैं। तो अब हम बात करेंगे शिक्षा संबंधी विचार। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ मात्र लिखना पढ़ना तथा गणित का ज्ञान नहीं है। इसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व को समग्रता से विकसित करना है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य ध्येय है। शिक्षा में गाना बजाना, व्यायाम तथा कवायद का भी प्रावधान होना चाहिए। वर्धा में 22 अक्टूबर 1937 को एक बैठक में आहूत की गई जिसमें शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। महात्मा जी का प्रस्ताव निम्न बिंदुओं पर आधारित था। प्राथमिक शिक्षा का आधार केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए, यह अधिक से अधिक मौखिक होना चाहिए। साथ यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें हस्त कौशल तथा कारीगर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। महात्मा जी बेरोजगारी समस्या के पूर्ण रूपेण परिचित थे। महात्मा गांधी बेरोजगारी समस्या से पूर्ण रूपेण परिचित थे, इसलिए बालक को किसी न किसी आजीविका के लिए अवश्य प्रशिक्षित करना चाहते थे। आज के संदर्भ में यह कहना
चीन होगा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही राष्ट्रीय हित के लिए असंगत है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। वे अंग्रेजी भाषा के सर्वोच्च विरुद्ध थे। मातृभाषा में ही विषय को गहराई से समझा जा सकता है। उन्होंने संस्कृत अध्ययन पर जोर दिया। उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उच्च शिक्षा को कतिपय उद्योग तथा उससे संबंधित कलाएं, संगीत, साहित्य अथवा चित्रकला आदि आती है। महात्मा जी उच्च शिक्षा के विरोधी नहीं थे। वे अच्छी प्रयोगशालाओं को खोलना चाहते थे। उनकी योजना में सुंदर पुस्तकालय तथा शोध संस्थान थे। इनसे जनता लाभान्वित होगी। शिक्षा स्वावलंबन के अनुरूप होनी चाहिए। इसे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा रहना चाहिए। आदर्श नागरिकों का निर्णय ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण आदर्श नागरिकों से ही होता है। कोर्स शिक्षा ग्रहण करने वाले देश पर भार स्वरूप होते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक शिक्षा पद्धति पर पूर्ण रूपेण लागू है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नियुक्त शिक्षा आयोग ने निष्कर्ष में बताया था, द एम ऑफ एजुकेशन is to produce the cheapest clerks who after education cry for occupation or death। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक ही नहीं है, यह चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति पर भी जोर देता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का उद्देश्य सिद्धांतों तथा मूल्यों के बहुत निकट है। चरित्र निर्माण पर उन्होंने विशेष जोर दिया। यंग इंडिया में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी ओर के दरवाजे तथा खिड़कियां खुली रहें, ताकि सभी जगहों की संस्कृतियों की सुगंध हमारे घर में निर्बाध रूप से आ सके। किंतु यह भी सही है कि मैं अपना आधार छोड़ना नहीं चाहता हूं। स्त्री शिक्षा पर समान रूप से जोर देने का विचार गांधी जी का रहा। राज्य की धुरी इन्हीं दो पहियों पर अवलंबित होती है, अतः बालक एवं बालिका दोनों को बौद्धिक एवं मानसिक रूप से चैतन्य रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी का विचार था। अब हम बात करेंगे सत्याग्रह, इनके सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी सत्य के महत्व को भली भांति समझते थे। आजीवन उन्होंने इसका प्रयोग किया। सत्य के साथ प्रयोग नामक पुस्तक में सत्य के विषय में अनेक दृष्टांत हैं। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रही के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। सादगी, आत्मिक बल, नैतिक बल, निर्भयता एवं निस्वार्थ सेवा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि। सत्याग्रह को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को न्यून रखना चाहिए तथा अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति को ट्रस्ट के हवाले समर्पित कर देना चाहिए। स्वदेशी में निष्ठा होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उपवास, अनशन, मौन व्रत, धरना, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिन्हें सत्याग्रही के पास सदैव रहना चाहिए। सत्याग्रह द्वारा व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना वांछनीय होता है। इसमें अन्यायी को डराना धमकाना नहीं पड़ता, मात्र उसके दृष्टिकोण में प्रेम तथा सद्भाव द्वारा परिवर्तन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं धर्म, सत्य एवं अहिंसा से संबंधित विचार। धर्म संप्रदायवाद से बिल्कुल परे है, यह हर एक कार्य में समाया हुआ है। धर्म हिंदुत्व, इस्लाम तथा ईसाईयत से परे है। धर्म एक व्यक्तिक साधन है। धर्म परिवर्तन को नहीं मानते। महात्मा गांधी के लिए सभी धर्म समान रूप से प्रिय थे। वे सर्वधर्म समभाव के पक्षपाती थे। उन्होंने अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। राजनीति को धर्म के साथ समन्वित करने का महान कार्य उन्होंने संपन्न किया। उनकी प्रार्थना सभाओं में रामायण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब आदि से पाठ नियमित किया जाता था। ईश्वर, अल्लाह, गॉड सभी के प्रति समभाव के आदर था। हाँ, धर्म को संप्रदाय की श्रेणी या परिधि में स्थान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। महात्मा जी धर्म के व्यवहारिक सिद्धांतों का अनुपालन करते थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध की लपेट में अंग्रेज आ गए थे। जापान एवं उसके सहयोगी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र अपने अस्तित्व को डगमगाते
देख रहे थे। कुछ लोग सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दबाव देने का यह उचित अवसर था। महात्मा जी ने इसे अमान्य कर दिया तथा संकट की घड़ी में ब्रिटिश शासन को सहयोग प्रदान किया। वह कार्य गांधी जी की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल रहा। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य पर प्रयोग किया। विद्यालय में परीक्षा में नकल करने से लेकर संपूर्ण स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने सत्य का सहारा लिया तथा अंत में विजय प्राप्त किया। सत्य हरिश्चंद्र नाटक इनका प्रिय नाटक रहा, जिसे इन्होंने अनेक बार देखा था। सत्य के ही आधार पर गांधी जी का सत्याग्रह अवलंबित रहा। अहिंसा का अर्थ मन, वचन तथा कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। यह व्यक्ति को अभय बनाता है। कायरता तथा हिंसा में हिंसक होना श्रेयस्कर है। स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश राज्य, पार्श्विक शक्ति एवं सैन्य बल के सामने गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन विजयी रहा, क्योंकि इसके पीछे आत्मिक एवं नैतिक बल प्रेरक होता है। अतः अहिंसक नकारात्मक के स्थान पर सकारात्मक स्वरूप प्रदान करती है। इसमें जीवन की उदात्त भावनाएं समाहित है। उदारता, आत्म बलिदान, सबलता, शस्त्रास्त्रों की होड़ में समस्त विश्व लगा हुआ है तथा मानवता का अस्तित्व एक पतले धागे पर लटक रहा है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, परंतु इस ऊहापोह स्थिति को रोकने के लिए चिरंतन आत्मा की शक्ति में विश्वास रखने वाला अभय सत्याग्रही ही सक्षम है, जिसके बिगुल की पुकार पर लाखों लोग आत्माहुति देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। अब हरिजन एवं अस्पृश्यता के बारे में इनके क्या विचार थे। हरिजन शब्द को बापू प्रिय था। हरिजन शब्द बापू को बहुत प्रिय था। हरिजनोद्धार के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित था। उनका लक्ष्य था कि समाज की निम्नतम कड़ी को मानवोचित गौरव तथा सम्मान मिले। हरिजन बस्ती में रहकर उनके दुख सुख में साथी रहने वाले व्यक्ति ने क्या नहीं किया। उनका प्रिय भजन था, वैष्णव जन तेड़े कहिए, जे पीर पराए जाने रे। इसी शताब्दी में शायद इतनी कटुता किसी विषय में न फैली हो जितनी हरिजन के संबंध में। उस महामानव को कितने खट्टे तीखे शब्द सुनने पड़े रहे। कुछ लोग तो आवेश में आकर गालियां भी बक रहे हैं। एक उच्च पुलिस अधिकारी को मात्र इसी कारण स्थानांतरित कर दिया गया तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उन्होंने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द का प्रयोग किया। महात्मा गांधी को यह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं था कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति समूह को समाज में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया जाए। यह हिंदू समाज के लिए कलंक तथा इसे वर्ण व्यवस्था की विकृति मानते थे। उन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर के उस सुझाव को डटकर विरोध किया, जिसके अनुसार हरिजनों की पृथक मतदान का अधिकार मांगा गया है। उन्होंने आगे कहा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैं अछूतों के वास्तविक हितों को नहीं बेचूंगा। हम अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। गांधी ने सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया। अस्पृश्यता का महात्मा जी ने डटकर विरोध किया। आज का अछूतापन मनुष्यकृत है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। न किसी को मंदिर प्रवेश पर रोक, न पूजा उपासना पर। चाहे आलोचक कुछ भी कहें, महात्मा गांधी का प्रयास स्तुत्य रहा। वे वंदनीय हो गए कोटि कोटि जनों के। पुरुष एवं स्त्री समानता के वे समर्थक थे। अपने आश्रम में दोनों को बराबर स्थान देते थे। स्त्री को पुरुष से नीचा समझना अन्याय ही है। अन्याय ही नहीं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी है। यह ईश्वर की दृष्टि से पाप है। उनके अनुसार स्त्री को भी सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो पुरुष को प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हाँ, परिवार की समुचित देखभाल भी उनका दायित्व है। अब कुल मिलाकर हम मूल्यांकन देखेंगे इनके क्या कैसे रहें। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी सन 1943 में 3 प्रश्न पूछे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी से सन 1943 में 3 प्रश्न पूछे। आपका धर्म क्या है? आप इस ओर कैसे आकृष्ट हुए तथा जीवन पर इसका क्या प्रभाव है?
महात्मा गांधी ने अत्यंत संक्षेप में उत्तर दिया। मैं पहले कहता था मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं सत्य में विश्वास करता हूँ। पहले मैं कहता था भगवान सत्य है, आज मैं कहता हूँ सत्य भगवान है। बहुत से लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, किंतु सत्य में न विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। इसे नास्तिक भी स्वीकारता है। इन्हीं दो सिद्धांतों का प्रभाव महात्मा गांधी पर पूर्ण रूप से था। सत्य अहिंसा मतलब कि सत्यवदम धर्मचरः आज भी यह उतना ही मौलिक है जितना पहले था। आत्मिक बल से सभी कुछ संभव हो सकता है। भय इससे दूर भागता है। वेद उद्घोष करता है, यतो यतः समीहसे ततो नोड भयम कुरु शन्नो कुरु प्रजाभ्य अभयम न पशुभ्य। कहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, कहाँ कृषकाय महात्मा गांधी। यह सिद्ध हो गया कि आत्मिक बल अधिक प्रभावी है। महात्मा जी ने तो यहाँ तक कहा कि शत्रु की बढ़ती हुई सेना भी ऐसे आत्मिक दृष्टि से बलवान सत्याग्रहियों पर आक्रमण नहीं कर सकती। एक मौलिक प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी जी आप अणुबम का सामना कैसे करोगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं भूमिगत नहीं होऊंगा। मैं कहीं छिपूंगा नहीं। मैं बाहर निकल आऊँगा तथा वायुयान चालक को अनुभव करा दूंगा कि मुझे उसके प्रति बुरे विचार नहीं है। यह उनका आत्मबल है। सत्याग्रह एवं अहिंसात्मक तरीकों से आज भी महान कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन उनकी महत्वपूर्ण देन थी। पिकेटिंग द्वारा, धरना द्वारा बहुत से अवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल सकती है। मद्य निषेध पर महात्मा जी ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे एक दिन के लिए भी तानाशाह बना दिए जाएं तो सभी मदिरा दुकानों को बंद करवा देंगे। आज देश में मद्य निषेध की आवश्यकता है। मदिरा पूरे देश को खा रही है। गांधी जी ने आदर्शवाद को यथार्थ की धरातल पर रखा। सर्वधर्म समभाव के पक्षधर महात्मा गांधी ने धर्म की नई व्याख्या देकर क्रांति उत्पन्न कर दी। उन्होंने धर्म तथा राजनीति का समन्वय किया। आज इस प्रश्न पर बहस छिड़ी है कि धर्म को राजनीति से पृथक रखा जाए, परंतु ऐसे समालोचकों को धर्म के विषय में भ्रम है। राम राज्य की परिकल्पना काल्पनिक चाहे वह लगती हो, परंतु इसका आधार है समानता। सर्वोदय के सिद्धांत द्वारा ही रामराज्य स्थापित किया जा सकता है। आज हमने साम्यवाद के ढांचे को चरमरा कर गिरते हुए देखा। लौह दीवार मोम की दीवार बन गई है। धर्म अफीम नहीं रहा। इसे हम गांधीवाद की जीत समझते हैं। गांधीवाद की व्यवहारिकता चाहे माना जाए या इसके कार्यान्वयन के लिए सत्य एवं निष्ठा मानवता की शर्त हेतु कार्य करना पड़े। सत्य मार्ग पर हम चले तो आज आवश्यकता है गांधीवाद के गंभीर अनुशीलन की। विश्वविद्यालयों में इस पर विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए पीठ की स्थापना होनी चाहिए तथा इसकी मौलिकता को वास्तविक दृष्टिकोण से समझना चाहिए, परंतु इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मिक बल, नैतिक प्रेरणा से ओतप्रोत सत्याग्रही जनों की आवश्यकता होगी। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? 4 वर्षों के अंतराल पर जन्मदिन मनाने वाले गांधीवाद के विचारक मुरारजी भाई भी अब हमारे बीच नहीं है। गांधी जी की कड़ी की अंतिम लड़ी में टूट गई। राधा कृष्णन के शब्दों में, गांधीवाद मानवता की आशा तथा भविष्य की प्रेरणा है। उनके जीवन तथा कार्यों का स्मरण मात्र मानवता की निधि है। गांधीवाद
आधुनिकतम परिप्रेक्ष्य में क्या है। कुछ समालोचकों की दृष्टि में गांधीवाद समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसे अतीत के पन्नों में ही सिमट कर रह जाना चाहिए। यह तथ्य तर्क संगत नहीं माना कि यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी को 125वें जन्म समारोह वर्ष में फ्रांस द्वारा आणविक परीक्षण किया जा रहा है। चीन भी इसमें पीछे नहीं तो समस्त विश्व में भय एवं शंका का वातावरण परिव्याप्त है, परंतु इसके बावजूद भी गांधीवाद की उपादेयता तथा महात्मा गांधी की आत्मा की आवाज़ प्रतिध्वनित हो रही है। महात्मा गांधी एक पवित्र वैष्णव थे। वैष्णव की परिभाषा ही है कि सिद्ध करती है कि पराई पीर का आभास महात्मा जी में अमूल कंठ रहा। वैष्णव जन तेड़े कहिए पीर पराई जाने रे। सहिष्णुता भाईचारे का व्यवहार गांधीवाद का प्रमुख आधार है। महात्मा गांधी के जीवन क्रियाकलाप तथा उनके भारत के भविष्य के स्वप्न से यह बात परिलक्षित होती है कि उनका जीवन राष्ट्र के कोटि कोटि जनों को समर्पित रहा। बुरा कार्य करने को कौन कहे, उन्होंने कभी भी किसी के प्रति बुरा सोचा तक नहीं। यह साधारण बात नहीं तथा इसे दैवी संपदा से परिपूर्ण व्यक्तित्व ही निभा सकता है। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों का चित्र आज भी लोगों को बुरा नहीं कहने, बुरा न देखने तथा बुरा न सुनने को प्रेरित करता है। चाहे अफ्रीका में जातीय विद्वेष रहा हो, चाहे लाखों लोगों का अनेक नेतृत्व के प्रसिद्ध डांडी मार्च रहा हो, गोरखपुर के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रश्न हो, महात्मा जी हिंसा के विरुद्ध रहे। अटल चट्टान की भांति पंडित नेहरू सरीखे उनके राजनीतिज्ञों ने असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब गांधी जी का आंदोलन इसे समय सफलता की ओर अग्रसित हो रहा था तो इसे स्थगित करने का तर्क संगत नहीं था, परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके सर्वथा प्रतिकूल रही। वह चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में दर्जनों पुलिस जनों को जीवित जला दिए जाने से उन्होंने धर्मांतक आघात पहुंचा। साधन की पवित्रता को लेकर आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उचित साध्य के लिए उचित साधन का प्रयोग करना गांधीवाद का प्रमुख आधार है। अहिंसा शक्तिशाली लोगों का शस्त्र है, दुर्बलों का नहीं। नैतिक दृष्टि से सबल लोग ही इसे अपना सकते हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण तथा नैतिक उत्कर्ष का आधार है। निशस्त्रीकरण वर्तमान युग की ज्वलंत समस्या है। नाभिकीय युद्ध से पूर्ण मानवता भयाक्रांता है। ऐसे भय के वातावरण में सत्याग्रह की उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर लेना एक अद्भुत प्रयोग था जो गांधीवाद दर्शन द्वारा ही संभव हो सका। आणविक आयुधों के परीक्षण का आधार सार्वभौमिक होना चाहिए तथा इसके कार्यान्वयन में भेदभाव एवं पक्षपात होना चाहिए। विकसित देशों के नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए तथा एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भौतिकवाद आधुनिक युग का एक प्रमुख तंत्र है। मार्क्सवाद के इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या का आधार यही है। संपत्ति का उत्पादन तथा इसकी न्यायिक वितरण को लेकर चतुर्दिक संघर्ष हो रहा है। सर्वहारा वर्ग का शोषण एवं रुधिर क्रांति का दस्तक लगा रही है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा आर्थिक प्रगति तो निसंदेह हो रही है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में आशंका तथा भय का वातावरण व्याप्त है। मानव वैज्ञानिक तंत्र निसहाय हो गया है। ऐसे वातावरण में श्रमिक अशांति, हड़ताल, तालाबंदी आदि दिन प्रतिदिन सुनाई पड़ रहे हैं। गांधीवाद द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आज एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यदि पूंजीवाद देश यह मान ले कि वह संपत्ति के ट्रस्टी है, इसके स्वामी नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति से होने वाले तमाम दुर्गुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। गांधीवाद ट्रस्टीशिप सिद्धांत में वेद को महत्वपूर्ण आदेश तेन तेत्तेपेन भुजिथा त्याग के साथ उपभोग करो का शाश्वत सत्य परिलक्षित होता है। गीता में भी उस व्यक्ति को चोर कहा गया है जो समाज को दिए बिना अकेले ही सुखों का उपभोग करता है। वैदिक साम्यवाद से बढ़कर कोई भी समाजवाद का तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इष्टान भोगान ही वो देवो दस्यन्ते यज्ञ भविताः दैतरन्तान प्रदाम्भ्यम यो भुडुक्ले स्तेन एवसः। अंततः वायु, समुद्र, भूमि, पावक को किसने निर्मित किया है? एक मौलिक प्रश्न है जिसका उत्तर गांधीवाद प्रस्तुत करता है। अब एक कृत्रिम स्वामित्व उमड़ कर आ गया। दलित एवं निम्नतम व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का व्यवहारिक दम
हम मात्र गांधीवाद में है। अकेले गांधीवाद ही गंदी बस्तियों में रह सकता है, दरिद्र नारायण की सेवा कर सकता है। शेष तो राजनीतिक दांव पेच है। जलित आग में सभी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। यह आलोचना नहीं, एक व्यवहारिक सत्य है। गांधीवाद विचारधारा ही असमानता को दूर कर सकती है। सही गांधीवाद मिले तो। आज गांधीवाद जितना प्रासंगिक है उतना शायद और कोई वाद नहीं। साम्यवाद, अराजकतावाद, राज्य समाजवाद, एक तंत्रवाद सभी का प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। पवित्र मन एवं निर्मल हृदय से हमें गांधीवाद को अपनाना होगा तथा ईमानदारी एवं निष्ठा से इसे कार्यान्वित करना होगा। अंधकार चिल्लाने से यह दूर नहीं होने वाला है। एक प्रकाश दीप प्रज्वलित करना होगा। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः प्रकाश स्तंभ बनना होगा। अपर्दापोभव गांधीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अपर्दापोभव। तो इस तरह से गांधी जी का जीवन समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन विस्तृत जानकारी डिस्कस करने में तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होगी। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। और महात्मा गांधी का जीवन परिचय लोगों को जानना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारी पता चल सके हमारे पूज्य श्री महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे। तो तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।